Good evening, good evening, good evening, good evening. Very good evening. राधे राधे. राधे राधे. आज की चौथी क्लास में आपका स्वागत है. क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है. ये आज की हमारी चौथी क्लास है. आशा करता हूँ कि आप लोग थके नहीं होंगे, परेशान नहीं हुए होंगे. आ जाओ. तो बढ़िया बढ़िया. नहीं थकेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया. बिल्कुल नहीं थकेगा. बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ, वैसे थकावट तो मुझे भी महसूस नहीं हो रही, जबकि मैं काफ़ी क्लासेस में खड़ा रहा हूँ अभी तक. थकावट मुझे भी नहीं लग रही. तो जब मुझे ही नहीं लग रही तो आप लोगों को भी शायद कम ही लग रही होगी. जीवन है, सब कुछ करना पड़ेगा. आ जाओ. आज हम करने वाले हैं सवाल. जो हमने कल गोले के बारे में जो कुछ भी जाना, उससे जुड़े हुए सवाल करेंगे ताकि ये सब कुछ कनेक्ट हो जाए. थ्योरी सारी कनेक्ट हो जाए. जो कल हमने जो कुछ भी बातें की, उन सबको सवालों के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. पहला, डैश डैश में क्या होगा. डैश डैश खाली स्थान है. इस खाली स्थान में क्या होना चाहिए कि डैश में एक बिंदु का बिंदु पथ गोला कहलाता है, जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है. इस खाली स्थान पे क्या आएगा? समतल, समष्टि, रेखा या इनमें से कोई नहीं. खाली स्थान पर क्या आएगा? डैश में एक बिंदु का बिंदु पथ गोला कहलाता है. कल हमने डिस्कस किया था, लगभग 3-4 मिनट तक इस पे बात की थी कि भाई अगर प्लेन पे होता, अगर वही प्लेन पे होता, सिमरन प्लेन, सिमरन फिर याद है ना, सिमरन वाली बात. सिमरन प्लेन पे होती तो व्रत बनाती. अब सिमरन उड़ रही है तो समष्टि में तो गोला बनाती है. समष्टि पे है तो यही फर्क है. बस व्रत की परिभाषा भी यही है, गोले की परिभाषा भी यही है. बस फर्क ये है कि बिंदु कहाँ जा सकता है. खाली समतल पे चलेगा, खाली समतल पे चलेगा तो व्रत बनेगा. तो अगर ये गोला की जगह व्रत होता, अगर गोले की जगह व्रत होता तो यहाँ आंसर समतल होता है ना. गोले की जगह अगर व्रत होता तो ये समतल होता. समतल पे चलते तो व्रत बनता, और समष्टि में चलेंगे, आकाश में चलेंगे तो गोला बनेगा. तो ये मामूली सा डिफरेंस है. समष्टि का मतलब होता है स्पेस. स्पेस. साची, तुम भयंकर परेशान हो रही होगे ना. साची जो है वो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है. आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है साची, साची माथुर. साची इंग्लिश मीडियम से है. अब इंग्लिश मीडियम से है, और कई बार क्या होता है कि आप जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, देखो हमारे यहाँ जैसे नॉर्मली जो इंग्लिश मीडियम होती है वो इंग्लिश मीडियम नहीं होती. वहाँ पे किताबें इंग्लिश में होती है और फीस इंग्लिश की होती है. बाकी सब कुछ हिंदी सा ही होता है ना. आप लोगों को तो पता होगा, है ना. हमारे यहाँ जो स्कूल होते हैं वो इंग्लिश मीडियम सिर्फ दो ही हिस्से से होते हैं. एक तो किताबें इंग्लिश में होती है, दूसरा फीस इंग्लिश की होती है. बस बाकी सब हिंदी में होता है. पढ़ाने वाले हिंदी में होते हैं, बताने वाले हिंदी में होते हैं, सब कुछ हिंदी में ही होता है. बस खाली इंग्लिश में दो चीजें हैं. एक तो फीस, वो इंग्लिश के हिसाब से लगेगी, और एक किताबें हैं जो महंगी आती है, क्योंकि इंग्लिश की किताबें हैं तो महंगी आती है, तो वो है. बाकी हमारा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम लगभग लगभग मोस्ट प्रोबेबली सेम सा होता है. तो
और अच्छी बात ये होती है, इससे बच्चा परेशान नहीं होता। वो हिंदी के साथ भी ठीक ठाक से चलता है और इंग्लिश के साथ भी ठीक ठाक से चलता है। लेकिन कुछ स्कूलें ऐसी होती है जहां पर प्रॉपरली एकदम इंग्लिश, हाँ कई बार स्टूडेंट जब कॉल करते हैं तो मैं उनको कहता भी हूँ कि भैया आप कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, वो जो मिक्स टाइप का इंग्लिश मीडियम है या एकदम शुद्ध वाला। कई इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छे होते हैं, इवन वो इंग्लिश मीडियम ऐसे होते हैं वहाँ पे स्कूल में बात भी नहीं करने देते, सब कुछ इंग्लिश में बोलना होगा, इंग्लिश में बोलना होगा, ये करना होगा। वहाँ मैड में भी हिंदी बोलती नहीं है, क्योंकि केरल से या उस साइड से मैड में होती है, सर होते हैं जैसे सोफिया है और इस टाइप की जो स्कूल है वो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो वहाँ के जब बच्चे पढ़ के आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो लगभग हिंदी में होता है, उनको हिंदी का क्या खगड़े भी नहीं पता होता, तो फिर दिक्कत आ जाता है। तो सांची के साथ भी वैसी प्रॉब्लम है, शायद मेरे ख्याल से भी सांची भी ऐसी अच्छे स्कूल से पढ़ के आई है। हाँ तो भी तरह होते हैं, हमारे इंग्लिश मीडियम ऐसे ही होते हैं, हमारे इंग्लिश मीडियम ऐसे ही होते हैं। बस फीस इंग्लिश मीडियम की होती है, किताबें इंग्लिश की होती है, ओवरऑल ठीक ठाक चलता है। पढ़ाने वाले भी यही आपला ही हुए पढ़ानिया भी 8वीं ऐडा हुआ है, पटनिया भी 8वीं ऐडा हुआ है, दोनों मिलार 8 का ही हुआ, तो मिल मुलार सरकार बनाई रखे। हाँ तो अब मैं समझ सकता हूँ, तो मैं बहुत लंबा उम्र बिताई है इसी क्षेत्र में एजुकेशन में। तो देखा एक तो वो स्कूल होते हैं उनमें कोई गलती नहीं है उनमें, अब उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल इंग्लिश होता है वहाँ पे, ना तो आपको मोटा मोटी आपका डे बाय डे इंग्लिश में निकलता है। मेरे भतीजे हैं जो पढ़ते हैं तो वो उन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको लगभग लगभग वो घर पे भी आधी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में बोलने नहीं जाता, बहुत टाइट रखा जाता है उनको, तो वो वहां पे बोलते हैं, घर पे भी वो एकदम इंग्लिश बोलते हैं। तो उनको मुझे लग रहा है कि ये बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनको हिंदी न के बराबर आएगी, या अगर आप उनसे कुछ भी कहोगे लिखने के लिए तो वो हिंदी को तो दूर दूर तक टच नहीं करेंगे, है ना। ऐसे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं अब के देर में, अब जो टाइम चल रहा है उसमें। आज अगला, एक गोले के समीकरण की क्या विशेषता होती है? आधी इंग्लिश और आधी हिंदी, आपला भैसा होड़ा काम है ना, दोनों समझ में आवे, दोनों 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 ही समझ में आवे, दोनों से काम चल जाए। साक्षी को बिल्कुल भी नहीं पता। साक्षी को अगर हम कहते हैं ना तो छोटी छोटी बातें भी जो होती है वो उसको नहीं पता, जैसे समीकरण, तो वो कई बार पूछ लेते सर समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उसका इंग्लिश मीडियम कितना सघन रहा होगा। अब मैं सघन कहूंगा तो वो पूछ लेगी सघन सर, सघन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मतलब उसकी प्रॉब्लम है ना, मजाक नहीं उड़ा रहा, माफ करना अगर बुरा लगे, लेकिन बता रहा हूं मैं कि भाई अब उसकी प्रॉब्लम ये है। और एक बात और भी है कि कोई भी कोचिंग नहीं है जो प्योरली इंग्लिश मीडियम के लिए, कोई भी, मेरी नहीं किसी और कोचिंग की बात कर लो, कोई भी कोचिंग राजस्थान में नहीं है जो इंग्लिश मीडियम के लिए है। आपको जहां भी पढ़ना है, जहां भी जाएंगे, हिंदी सा ही पढ़ना पड़ेगा, वो हिंदी का ऐसा ही चलेगा। तो एक प्रॉब्लम होती है जो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम से बच्चे आते हैं, जो एकदम प्योर इंग्लिश मीडियम से आते हैं, उनको हर जगह परेशानी झेलनी पड़ती है अभी तक। और यही 10 साल बाद क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले अल्पसंख्यक हो जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बहुसंख्यक हो जाएंगे अगले 10 साल बाद, पासा पलट जाएगा। फिर आप हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, देख लेना। ये लुप्त प्रजाति है जो हिंदी मीडियम वाली है, वो अगले 10-15 सालों में लुप्त हो जाएंगी और इंग्लिश मीडियम वालों का बाहुल्य हो जाएगा। हाँ तो देख लो, अभी हरियाणा में देख लो, हरियाणा में कोई हिंदी मीडियम नहीं है। हरियाणा में आपको अगर हरियाणा हरियाणा को पढ़ाना है, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा। हरियाणा को हिंदी में नहीं पढ़ा सकते। पंजाब को आप हिंदी में नहीं पढ़ा सकते, पंजाब इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। गुजरात को आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। महाराष्ट्र को आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ 2-3 स्टेट है जहां आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल, उनमें से कोई मान लो, बस 3-4 स्टेटों को छोड़ दो, बाकी सबको आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। अभी अभी की हालत ये है 2024 की, तो सोचो 2030-35 तक क्या होगा। अच्छा, गोले का समीकरण की विशेषता क्या होती है, वो बता दो यार सीधी। होती है ये प्रॉब्लम। चलो आओ फिर, अब ये समीकरण की क्या खास बातें क्या होती है। नंबर एक, एक्स वाई जेड का द्विघातीय समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात की समीकरण होती है ना। गोले का समीकरण दो घात का समीकरण होता है, जवाब है हाँ होता है, सही कहा। गोले का समीकरण दो घात का समीकरण होता है, होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर होता है, होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, वो बराबर होता है, हाँ बराबर होता है। तीसरा, एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स का कोई पद होता है, नहीं होता है। तो ये तीनों ही बातें समीकरण में होती है, इसका मतलब सभी बातें सही है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ये सारी बातें सही है।
वो क्या ऑन लगी होगी? अब बंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल। एक गोले के व्यास यानी डायमीटर जो है, व्यास के सिरे, एक पॉइंट तो व्यास का जो है, जो डायमीटर का है वो है 1 2 3, एक है -1 -2 -3। अब बताओ उस गोले का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरे ये हो? 1 2 3 -1 -2 -3। विद्यात्मा, विद्यात्मा, विद्यात्मा है, विद्यात्मा है, विद्यात्मा होगी ना, विद्यात्मा। नाम कितना सुंदर है, विद्यात्मा। विद्यात्मा भी तुमने हैंड रेज वाला बटन दबाया था ना, तो हैंड रेज वाले का भी कोई मतलब नहीं बनता लाइव क्लास में। अगर कुछ पूछना है तो मैसेज टाइप कर दो, कमेंट कर दो उसमें, तो मैं जवाब दे दूंगा। या फिर शाम को आज क्लास है एक, शाम को 8 बजे क्लास है, उसमें आ जाना। देखो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइम की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे। अभी तक तुम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ी हो इसलिए प्रॉब्लम है, एक बार कोर्स निकल जाएगा तो तुम भी ये सारे वर्ड्स जानने लग जाओगी। कोई ज्यादा अंतर है नहीं, देखो गोला गोला, स्पेयर गोला, वो सब कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं, विद्यात्मा पुराना स्टूडेंट है, पुरानी स्टूडेंट है। तो ऑनलाइन में दिक्कत ये रहती है ना, पता नहीं चलता कि मतलब जेंडर का पता नहीं चलता। यहाँ पे अगर पूनम है तो पूनम, पूनम है या पूनम चंद है, या पूनम बेटी का नाम है, या क्या नाम है। यहाँ पे नाम बड़े, नाम से नहीं पता चलता। ऑफलाइन में तो ये तो अच्छा होता है ना कि भाई पता चलता है कि ये लड़की है, ये लड़का है। यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन में क्या रहता है, ज्यादातर प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि कोई अपने बच्चे के नाम पे नाम लिखवा देता है, कोई अपने हस्बैंड का नाम लिखवा देता है, कोई अपने बच्चे का नाम लिखवा देता है, कोई अपने पसंद से कोई नाम रखवा देता है, XYZ। कोई कुछ और जिसको पसंद होता है कि मेरा नाम ये होना चाहिए, मेरा नाम राज होना चाहिए, तो वो राज नाम से चल रहा होता है। तो ऑनलाइन में ये अच्छी बात है, आप अपना निक नेम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एग्जैक्ट है ना, इसे पता नहीं चलता कि कौन है। जैसे अभी एक है, अभी कल अभी क्लास हो रही थी, एक अनूप करके है, तो अनूप था, अनूप डागर करके ऐसे कुछ है शायद, अब पीछे वाला याद नहीं है मुझे। अनूप था तो उसने मैसेज लिखा कि सर मैं भी क्लास ले रही थी। मैंने कहा, थी? इधर अनूप, इधर थी, तो मैंने कहा बस सही है, भरोसा नहीं है। एग्जैक्टली अभी अनूप शायद हो यहाँ पे। अब अनूप है या ही, मतलब शी या ही में से कोई है। अच्छा फीमेल है वो, हाँ तो बस वही दिक्कत है, वो एग्जैक्टली पता नहीं चलता ना यहाँ पे। जो मैंने कहा ना, पूनम और पूनम चंद में कोई पता नहीं चलता है यहाँ पे कि वो जो पूनम है वो सही में पूनम है या पूनम चंद है, कुछ भी हो सकता है। वो थोड़ा सा थी था लग जाता है पीछे तो पता चल जाता है कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है। फिर लिखने में तो आप फिर वही लिखते हैं, वो फीमेल है ना, हाँ देखा। 1 2 3 आ जाओ वापस से। तो इसमें क्या करना है, ये व्यास है, एक बिंदु हो गया 1 2 3, दूसरा बिंदु है -1 -2 -3। इसका मध्य बिंदु गोले का केंद्र होगा, है ना। व्यास के सिरे है ना, व्यास के सिरे है तो मध्य बिंदु केंद्र होगा। और केंद्र निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। जब दोनों को जोड़ोगे 2 का भाग दोगे तो 1 और -1 जीरो जाएगा, 0/2 जीरो। तो ये आ जाएगा 0,0,0 0 0 0। ये आपका केंद्र आ गया। चलो एक काम तो सुधरा, केंद्र आ गया। अब त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या, ये वाली दूरी त्रिज्या हो जाएगी, है ना, आर। ये दूरी हो जाएगी √1 - 0 का स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 9, 10 और 14, अंडर रूट 14 त्रिज्या आ गई। अब हमारे पास केंद्र भी है, त्रिज्या भी है, तो गोले का समीकरण हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। r है अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर बराबर 14। ये आंसर आ गया। अच्छा, एक सीधा फॉर्मूला भी है। अच्छा, अनूप है, हाँ सॉरी, अनूप। अब अनूप से मुझे भी नहीं पता लगा, क्योंकि आज इसने मैसेज किया तब मुझे पता चला। अब तक मेरे दिमाग में था कि अनूप लड़का है, और ऑब्वियसली बात है, अनूप लड़का ही होता है ज्यादातर। हो सकता है अभी जैसे विनोद है, तो विनोद ज्यादातर लड़कों का नाम होता है, लेकिन विनोद लड़कियों का नाम भी होता है, तो कंफ्यूजन है बड़ा। तो ऑफलाइन में तो क्या क्लियर हो जाता है कि विनोद लड़का है या लड़की है ना, लड़का है या लड़की, ऑफलाइन में तो क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन में दिक्कत ये है कि जब तक कोई मैसेज वैसेज टाइप नहीं होते, तब तक नहीं पता चलता कि ये लड़का है या लड़की है। नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, तो वो कई बार गलत भी निकल जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 14। अच्छा, एक सूत्र और है हमारे पास, अगर हमारे पास व्यास के सिरे हैं तो गोले का समीकरण डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन प्लस जेड माइनस जेड टू। ये भी सूत्र है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अगर आपको व्यास के सिरे ज्ञात हैं, मतलब व्यास के दोनों कॉर्नर आपको पता है, तो इस फॉर्मूले में रख के डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। अगर मैं इससे भी निकालूं तो देखो क्या आएगा, ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो हो जाएगा x प्लस वन, एक्स माइनस वन प्लस वाई प्लस टू, वाई माइनस टू, जेड प्लस वन, जेड प्लस थ्री, जेड माइनस थ्री बराबर 0। ब्रैकेट्स खोलोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई स्क्वायर माइनस फोर, जेड स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 14। ये आंसर आ गया। तो आंसर आ गया ए। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो, बात एक ही है ना। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, अच्छा अनूप है, अनूप भी नहीं है, ये अनूप है। चलो आज बात होगी तो पता तो चल गया, मतलब अनूप नहीं है, अनूप है। इसका उच्चारण ऐसे करना है, अनूप करके करना है। एक व्रत है, मूल बिंदु तथा 100, 020 और 003 से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा? गोले का समीकरण क्या होगा? अच्छा, ये 3 है यहाँ पे, ये कर दो, ये 3 है, 100, 020, 003। और ये यहाँ पर एक इसमें भी मिसप्रिंट है, यहाँ 3 है। ये 2 मिसप्रिंट है इसमें। एक तो बिंदु जो है वो 003 है, और एक जो है ये यहाँ नहीं है, इसमें यहाँ नहीं है। कहाँ रह गया? यहाँ मिसप्रिंट रह गया, ये वाला, ये मिसप्रिंट रह गया। ये वाला -x -2y -3z। अब सही है। पहले वाले ऑप्शन में वो माइनस है, तो याद होगा आपको कि
इन 4 बिंदुओं से कल एक सवाल भी किया था कि अगर एक बिंदु 0 0 0 है, मतलब मूल बिंदु है, एक बिंदु A 0 0 0 है, एक 0 B 0 है, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। कई बार हम इन 4 बिंदुओं से गोला जो बनाएंगे उसका डायरेक्ट समीकरण याद रख लो ताकि समय बच सके। A 0 0 0 B 0 0 0 C और 0 0 0, इन 4 बिंदुओं से जो गोला जाता है उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का AX माइनस का BY माइनस का CZ और बराबर 0। ये होता है। देखो ये वाला कल हमने किया था। ये रहा गोले का समीकरण जो 0 0 0 मतलब मूल बिंदु A 0 0 0 B 0 0 0 C से गुजरता हो तो उस गोले का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का AX माइनस का BY माइनस का CZ बराबर 0। ठीक है। अब हमारा A कितना हो गया, ये A हो गया, A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3। ये समीकरण में मान रख दो, A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3। तो इससे हमारा समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z बराबर 0। इससे आपका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल लगा मुझे। क्या इसमें से एक गोले के वास्तविक होने की क्या शर्त है? ये भी मैंने कल डिस्कस किया था, है ना। हमने इसके ऊपर चुटकी भी ली थी, है ना, चुटकी ली थी, मतलब मजाक भी किया था। एक बात याद हो कि जीरो के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, मैं कह रहा है ना, याद आया आपको? थोड़ा याद आया, मैंने चर्चा की थी जीरो के लिए। एक बीच में हमने डिस्कस किया था, बीच में कई लाइनें भी आई थी, तो मैंने कहा था कि जीरो बड़ा अजीब होता है ना। अब इस केस में किताब में जो दिखता है कि भाई गोला जो है, अरे गोला वास्तविक कब होगा? जब उसकी त्रिज्या जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि जीरो त्रिज्या में भी गोला गोला नहीं दिखता। जीरो त्रिज्या, पहली बात तो देखो जीरो में भी आपको दिखेगा क्या? टिक कर रहे, अरे जीरो में भी गोलो कर दिख सीता ने, जीरो में गोला कहां दिखेगा? जीरो में क्या भाई, जीरो में गोला होगा कहां? जीरो में बाउंड्री कहां होगी उसके पास है? हाँ अब ठीक है, अब ऑप्शन ठीक कर लिया। जीरो में भी याद करो, जीरो में भी केंद्र बचेगा, जीरो में आपके पास केंद्र बचेगा, परिधि नहीं बचेगी। परिधि कैसे हो सकती है? परिधि कैसे हो सकती है? परिधि तो होगी ही नहीं उसकी, उसका तो सिर्फ केंद्र होगा। इसका मतलब है गोला आपको तब दिखेगा जब उसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी, त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी। गोला तब बनेगा जब आर का मान जीरो से बड़ा होगा। अगर आर जीरो के बराबर भी हुआ तो मैंने बताया था कि गायब, कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा, बस इतना है कि जीरो त्रिज्या बिंदु है बस। अब वो गोला थोड़ी है, वो तो बिंदु है, उसे बिंदु, है ना, बिंदु गोला कह दिया था हमने, लेकिन कोई मतलब नहीं रखता, वो सेंस ही नहीं रखता। फिर त्रिज्या कम से कम जीरो से कुछ भी बड़ी होगी तो वो दिखाई देगा, छोटा गोला बड़ा गोला फिर कुछ तो बनेगा। लेकिन एक तो जीरो त्रिज्या का गोला मतलब पॉइंट है, वो तो गोला है ही नहीं। तो आर का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी हम उसे वास्तविक गोला मानेंगे। किताब भी इस बात से एग्री है कि भाई त्रिज्या का मान जीरो से बड़ा होना ही चाहिए, और मैं भी एग्री हूं, क्योंकि उसे अलग कैटेगरी में डालना चाहिए, है ना। वर्क कर दो, डी को उधर भेज दो, क्योंकि जीरो को आपको अलग कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि जीरो को आप गोले में नहीं काउंट कर सकते। आप बोल दो, बोल के उसको कह सकते हो, लेकिन जीरो को आप गोले में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो त्रिज्या का मतलब क्या है? उसकी बाउंड्री है ही नहीं, बस जो केंद्र है सो है, केंद्र है, वो केंद्र बचेगा, फिर गोला कहां दिखा आपको? गोला तो होता ही नहीं है। तो फिर वास्तविक कैसे कह सकते हो? वास्तविक का मतलब जो दिखाई दे आपको, वो तो है ही नहीं ना। वास्तविक तो तभी होगा जब गोला दिखाई देगा, और गोला तभी दिखाई देगा जब आर का मान जीरो से बड़ा होगा। तो परफेक्ट आंसर बी है, और किताब भी इस बात पे एग्री है कि वास्तविक के लिए त्रिज्या का मान कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना हो तो गोला नहीं माना जाएगा।
जीरो त्रिज्या को हम गोला नहीं मानेंगे। इस वृत्त का केंद्र बताओ। इस गोले का केंद्र कौन सा होगा? मुझे लगता नहीं है, मुझे मैं उस पर लेके कंफ्यूज हूँ कि भाई, अब देखो काउंट करने वाले उस पर विवाद हो सकता है, वो विवादित हिस्सा है। कोई कहेगा नहीं जीरो त्रिज्या भी तो होता तो है ही। अब भाई मानना नहीं चाहिए, कायदा के तो यही कहता है, और मैंने किताब से भी टैली किया तो किताब भी वही कह रही है कि नहीं, वास्तविक हम तब मानेंगे जब आर का मान जीरो से बड़ा होगा। लगता भी सही है, वैलिड भी रीजन है कि हम भी आर का मान जीरो से। अब ऐसे सवाल जो होते हैं इनके कोई सीधे जवाब नहीं होते, वो डिपेंड करता है कि कौन क्या मानता है, मान्यता क्या है ना। कोई जीरो को गोला माने, अब नहीं माने उसके पास भी तर्क है, जो माने वो भी तर्क है, वो कहेगा क्या हुआ, क्या बात होगी, तो हो तो सकता है ना, त्रिज्या जीरो तो हो सकती है। ठीक है भाई, वो विवादित में फिर एक विवादित मुद्दा बन जाएगा। तो केंद्र निकालने के लिए आपको यू वी डब्ल्यू और डी, डी की क्या जरूरत है, डी की तो इसमें जरूरत ही नहीं है। तो यहां से निकालोगे सीधा, पहले दो यू का मान, दो यू बराबर -4, जो एक्स का गुणांक है उसको दो यू के साथ, यू का मान -2, दो वी का मान, दो वी बराबर 1, दो डब्ल्यू बराबर -3, तो डब्ल्यू बराबर -3/2। तो ये आपके पास u आ गया, v आ गया और w आ गया, u v और w। और हमारा केंद्र होता है गोले का माइनस का u, माइनस का v और माइनस का w। u का मान, v का मान और w का मान, 2 3 3/2। अच्छा, 2 1, 2 - 1, वो तो भूल ही गया, 2 - 1 और 3/2, 2 1 3/2। तो इनमें से कोई नहीं है ना, नहीं है ना, चेक कर लो, दो दो वाले ये दो ऑप्शन है और इसमें कोई बैठ नहीं रहा, तो इनमें से कोई नहीं। परफेक्ट, बी है, बी का यहाँ हो, दो। अच्छा सही तो है यार, मैं ही गलत लगा रहा हूँ, बी सही है, 2 - 1 3/2। ठीक है, अगला, इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? देखो कई चीजें ऐसी होती है जिसके पक्ष में भी तर्क होते हैं, विपक्ष में भी तर्क होते हैं, उन्हें विवादित मुद्दा कहते हैं। विवादित मुद्दा क्या है? वही विवादित होते हैं जिसके पक्ष में भी तर्क है, विपक्ष में भी तर्क है, दोनों तरफ तर्क है। तो जब दोनों तरफ तर्क होते हैं तो फिर वो चीज विवादित होती है। अब जैसे आर बराबर जीरो है, वो विवादित है, आपके पास दोनों साइड तर्क है, आप इधर से भी तर्क दे सकते हैं, आप इधर से भी तर्क दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि गोला बनता है, आप ये भी तर्क दे सकते हैं कि गोला नहीं बनता, है ना। तो वो विवादित मुद्दा बन जाता है। फिर अब फिर आती है एक्सेप्टेंस कि भाई ओवरऑल ज्यादातर लोग किस पे एग्री है। बहुत सी जगह ऐसी है हमने जहाँ एग्री किया है कि भाई ठीक है, एक चीज पे एग्री हो जाओ, हम यहाँ एग्री कर लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि ये ऐसे हुआ। वही कहानी है। दुनिया में दो लोग है ना, भगवान को लेके बंटे हुए नहीं है क्या? कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो मानते हैं उनके पास भी तर्क है, और जो नहीं मानते उनके पास भी तर्क है, दोनों के पास तर्क है। और दोनों एक दूसरे के तर्क को काट नहीं पाते। जो कहता है भगवान है, उसके जो तर्क है उसे भगवान नहीं वाला वो नहीं काट पाता, नहीं वाले को हाँ वाला नहीं काट पाता। दोनों ही विवादित हो गए।
नहीं, अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है आप लोगों की, जब आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी उस समय आप लोगों ने रिवीजन किया था, उस समय वो चल भी रहा था, तो उस समय आपसे आराम से हो रहे थे। अब क्या होता है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते, चाहे कितना भी कितना भी कह दूं, तो कुछ भी हो जाए, अब आपको टाइम नहीं है, फ्लान नहीं है, जो भी एक्सक्यूज है अपनी जगह है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि चीजों को दोहराना पड़ता है। जब तक आप चीजें दोहराते रहते हैं आप उसके लय में रहते हैं, और जब आप दोहराना छोड़ देते हैं तो लय टूट जाती है। सीधी सीधी सी कहानी ये है। तो ग्रुप थ्योरी की लय टूट गई है। अब अगर आप मान लो इस समय 3D को छोड़कर ग्रुप थ्योरी में चले जाओगे तो 3D टूट जाएगी। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे चीजें लगातार रनिंग में रहे, और लगातार रनिंग में रहेगी तो आपके दिमाग में वो फॉर्मूले, वो ट्रिक्स, क्योंकि ट्रिक्स होती है ये, है ना। आप मान लीजिए बाइक चलाते हैं और बहुत लंबे समय से बाइक चलाते हैं, आप 1 महीने बाइक मत चलाइए। 1 महीने बाद जब आप बाइक पे बैठेंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा आपको, बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। आप तो बाइक सदियों से चला रहे थे, बिल्कुल आप सदियों से चला रहे थे, लेकिन आपने जो 1 महीने का गैप दिया है उसमें वो बैलेंस बिगड़ गया। यही हमारे जीवन का मूल रूप है, ये होता है। जो चीज आप करते रहते हैं उसमें आप बढ़िया रहते हैं। आप 1 महीने का गैप ले लीजिए, आप वापस नॉर्मल नहीं हो पाते, वापस टाइम लगता है, फिर वापस नॉर्मल होने का मतलब फिर से टाइम देना। तो अगर आप ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी आप पर डे करते रहें, एक क्वेश्चन भी अगर आप पर डे या 2 दिन से एक क्वेश्चन भी करते रहे ना, तो वो याददाश्त बनी रहेगी, वो याददाश्त बनी रहेगी। दिक्कत ये बड़ी दिक्कत है। अब ग्रुप थ्योरी को आपने 3-3 महीने नहीं निकाला, चलो रिवीजन किया था तो हो सकता है 2 बार कर लिया हो, लेकिन फिर 3 महीने ग्रुप थ्योरी के हाथ ही नहीं लगाया। अब हाथ ही नहीं लगाया तो सारी परमें भूल गए, सारी बातें भूल गए। तो अगर 2 दिन से एक भी सवाल ग्रुप थ्योरी का निकाला हुआ होता तो याददाश्त बनी रहती, और बनी रहती तो आज दिक्कत नहीं आती। अब ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था सब साफ। तो रिवीजन इसलिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, 6 महीने हो गए, सबको ही हुए हैं, सभी के साथ यही प्रॉब्लम है, रिवीजन को लेके सबके साथ ही है। कि ये मत अपने मत सोच लेना कि सब मेरे साथ ही, अब राखी सोच ले मेरे साथ ही प्रॉब्लम है ना। सगला का साग है कंटिन्यू, ऐसा का नाम लिख लियो, सगला के साग वही दुख है ना। ये दुख को इलाज करना पड़ी जब, वरना दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। चाहे कतो बढ़िया टॉपिक पढ़ा, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यू रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर तो काम बिगड़ी सी। जितना पढ़ना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा रिवीजन जरूरी है। अब आज अब गोड़ो निकाल रहे हैं, कतो आराम से आ रही है, दमिया लाग रही है, एकदम बढ़िया तरीका से हो रही है। वही गोड़ो महीना बर्बाद में कल्डो जी, है ना। वही महीना बर्बाद में परेशान करने लाग जी, है ना। सही बात, आज ये घोड़ा आराम से हो रहा है, इसका केंद्र आ रहा है, त्रिज्या आ रही है, बड़े आराम आराम सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर 2-3 महीने छोड़ दोगे तो 2-3 महीने बाद वही खराब हो जी। U का मान -1, V का मान 2, W का मान -1 और D का मान -10। ये त्रिज्या R, गोले की त्रिज्या, बड़ा R नाम देते हैं ना, गोले की त्रिज्या तो थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, तो कैपिटल R नाम देने पर। U का मान -1, V का मान 2, W का मान D का मान, ये हो गया 10, 11, 12 और 4 16, 16 का 4, गोले की त्रिज्या होगी 4। अगला क्वेश्चन 8, गोले का केंद्र और त्रिज्या दोनों क्या होंगे। तो क्या पहले तो फिर भी ठीक था, अभी संस्कृत विभाग वाली भर्ती आ रही है ना, तो संस्कृत विभाग वाली भर्ती को देखते हुए मैं जो भाषा यूज करता हूँ वो राजस्थानी भाषा का यूज करता हूँ। बीच में जो मैं बोलता रहता हूँ वो राजस्थानी होती है, मारवाड़ी जिसको हम कहते हैं। जैसे आप लोग ज्यादातर समझते तो है ना मारवाड़ी, मारवाड़ी आप लोगों को समझ में तो आती है ना, ज्यादातर लोगों को तो आती होगी, है ना।
क्या होता है एक्चुअली, कई चीजें ऐसी होती है जो ज्यादा कंफर्टेबल होती है, कई बातें खासकर समझाने वाली बातें, जब थोड़ा है ना डांटना हो, थोड़ा बहुत गुस्सा निकालना हो, गुस्सा निकालने टाइम पे ना हिंदी इतने बढ़िया तरीके से काम नहीं करती जितना मारवाड़ी काम करती है ना। समझ रहे हो, जब कोई चीज अटक जाती है, जब कोई चीज फंस जाती है, तो उस समय उस चीज को समझाने के लिए मारवाड़ी सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो मैं बीच बीच में जो मारवाड़ी बोलता हूँ उसका रीजन यही रहता है कि जब कोई बहुत दबाव आ जाता है और हिंदी उसको नहीं संभाल पाती, उस दबाव को हिंदी नहीं झेल पाती, तो मारवाड़ी बाहर आ जाए, है ना। हाँ, इतनी तो आती होगी यार, थोड़ी इतनी मारवाड़ी है, कोई इतनी कोई कठिन मारवाड़ी तो होती नहीं है। मारवाड़ी ज्यादातर हिंदी से कनेक्टेड है, कुछ वर्ड्स है वो थोड़े जरूर होते हैं, बाकी नॉर्मल सही होते हैं। हाँ तब तो ठीक है। इसका केंद्र कहाँ है, त्रिज्या कहाँ है? हाँ तो बस वही है। कभी कभी बीच में ही बोलता हूँ, ज्यादा तो वो नहीं बोल, ज्यादा नहीं बोलता ना। कभी कभी जब भावनाएं प्रकट करनी हो तब मारवाड़ी का यूज करता हूँ। देखो, सबसे पहले एक समझदारी दिखानी पड़ेगी कि हमेशा गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक हमेशा इकाई होना चाहिए। ये दो तीन नहीं होना चाहिए, ये हमेशा एक होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है एक बनाना, क्योंकि बिना एक बनाए गोले का समीकरण मानक रूप में नहीं होता। और मानक रूप में लाने के लिए पहले सबसे पहले आपको दो का भाग देना पड़ेगा, या तीन है तो तीन का भाग देना पड़ेगा, या जो भी नंबर है उस नंबर का भाग देके पहले गोले के समीकरण को प्राप्त करना होगा। अगर सीधा ही तुलना करने लग गए तो सब कुछ गलत हो जाएगा। पहले दो का भाग दो, चाहे लगे या चाहे ना लगे, दो का भाग देना होगा। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक दो आ रहा है तो, और उसके बाद अपनी तुलना शुरू करना। -2x + 4y -6 बराबर 0, है ना। ये बात याद रखना, हमेशा सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो गुणांक है वो गुणांक हमेशा इकाई होने चाहिए, हमेशा इकाई होने चाहिए। लिख लो बात, बड़ी काम की है ये। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर होता है, हमेशा गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर होता है वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर होता है जेड स्क्वायर का गुणांक। ये तो बराबर होते हैं, और बराबर भी होने चाहिए एक के। ये जरूरी चीज है, ये आवश्यक चीज है। ये होने से पहले आप तुलना नहीं कर सकते, आप यू वी डब्ल्यू का मान नहीं निकाल सकते। ये हो जाए उसके बाद हमारा शुरू होता है। ये हो गया 2u, u का मान हो गया -1, v का मान 4, v बराबर 2, z का कोई पद है नहीं तो 2w बराबर 0, w बराबर 0, और d का मान -6। ये आ गया u v w और d, है ना। अब केंद्र आ जाएगा हमारा माइनस का u, माइनस का v और माइनस का w। 1 -2 0, अंडर रूट त्रिज्या u का मान 1 + v स्क्वायर 4, w स्क्वायर 0, d का मान -+6, अंडर रूट 11। तो हमारा केंद्र आ गया -1 2 1 1 -2 0 और 11, इसलिए आंसर बना डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है डी।
समझ गए? ये 2 का गुणा करने का मकसद यही था कि लोग सीधा जल्दबाजी में होते हैं, सीधा यू वी डब्ल्यू का मान निकालते हैं और जिससे वो चीज़ गलत हो जाती है, जिससे वो चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि जब तक आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांकों को इकाई नहीं कर लेते, तब तक आप यू वी डब्ल्यू और डी का मान तय नहीं कर सकते। समझ गए? इस क्वेश्चन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक इकाई करो और उसके बाद तुलना करो। अगला क्वेश्चन, इस वृत्त की निम्न वृत्त की त्रिज्या एवं केंद्र ज्ञात करो। इसकी त्रिज्या क्या होगी? अब वृत्त है, वृत्त है इसका मतलब एक गोला है और एक समतल है। गोला समतल मतलब वृत्त। ऊपर वाला गोला है, नीचे वाला समतल है और गोला और समतल मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करो। तो पहले आओ मेरे साथ, एक सवाल मैं कराता हूँ, अगला सवाल आप लोग करना, ठीक है? जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो तो करो, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो करो, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो आ जाओ। कल हमने कैसे कैसे किया था वैसे वैसे करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हमें गोला दिया हुआ है, इस गोले का हमें केंद्र पता करना है कि गोले का केंद्र कितना है और गोले की त्रिज्या कितनी है। पहले ये 2 चीज पता करनी होगी और ये पता करने के लिए तुलना करनी होगी। ये पता करने के लिए तुलना करनी, ध्यान से समझ लेना, अगला सवाल आप लोगों के लिए आएगा। तो u का मान, u है ही नहीं तो 2u बराबर 0 हो गया। x का कोई गुणांक नहीं है इसलिए u बराबर 0 हो गया। फिर v का गुणांक माइनस का 2, 2v बराबर -2, v बराबर -1। फिर 2w बराबर -4, w बराबर -2। फिर d का मान 20 को इधर ले आओ, माइनस का 20 हो जाएगा, d बराबर -20 हो गया। ये लो सारी चीजें आ गई। u का मान निकल गया, v का मान भी निकल गया, w का मान भी निकल गया और d का मान भी निकल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए होगा केंद्र और त्रिज्या। पहले ये सामान तैयार करके रखेंगे। केंद्र होगा माइनस का u, माइनस का v और माइनस का w। तो 0, 1 और 2, ये हो गया केंद्र। त्रिज्या निकाल लो। वैसे केंद्र और त्रिज्या तो आ गए, फिर क्या निकाल रहे हैं? लेकिन ये गोले के आए हैं, हमें गोले के नहीं निकालनी, हमें वृत्त की निकालनी है। ये जो सामान अभी हमें मिला है वो गोले का मिला है और हमें निकालनी है वृत्त की। तो 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4d का मान माइनस माइनस प्लस 20, ये 25 हो गया और 25 का 5 आ गया। तो गोले की त्रिज्या हमारे पास 5 आ गई, कैपिटल R बराबर 5 आ गया, है ना? केंद्र भी अब हमारे पास और हमारे पास त्रिज्या भी, लेकिन किसकी? गोले की। ये गोला है, ये गोला आया है हमें और हमें चाहिए वृत्त। तो गोले से वृत्त कैसे बनेगा? तो पहला ये है कि ये रहा गोला। अभी दोनों चीजें निकालनी है हमें, त्रिज्या भी निकालनी है, केंद्र भी निकालना है। तो पहला हिस्सा है केंद्र का, तो त्रिज्या का। त्रिज्या कैसे निकलती है? तो ये रहा आपका वृत्त, दोनों ने काटा और दोनों ने काट कर वृत्त बनाया। ये रहा गोले का केंद्र जो कि है 0, 1, 2। समतल का समीकरण वो ये रहा, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 21 बराबर 0। अब ध्यान से सुनना अच्छे से, केंद्र से लंब डालेंगे समतल के ऊपर, वो P कहलाएगा। लंब दूरी कैसे निकलती है? P बराबर, ये बिंदु इसमें रख दो समीकरण में, x की जगह 0, y की जगह 1, z की जगह 2, माइनस 21 बट्टा x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग, z के गुणांक का वर्ग। ये हमारे पास हो गया 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6 21 में गए 15, 15 बट्टा 5 यानी 3। गोले की त्रिज्या होगी 3। ठीक है, गोले की त्रिज्या 3 आ गई, सही है। कैलकुलेशन चेक कर लो, 4, 2, 6, 6, 15, 15 बटा 5, 3। गोले मतलब P आ गया, सॉरी लंब आ गया 3, ये 3 आ गया।
और ये रही गोले की त्रिज्या। यहां से मिला था, ये गोले की त्रिज्या कैपिटल आर जो कि 5 है, और ये है वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर जो कि हमें निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम निकाल लेंगे इसको, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसे निकाल लेंगे। पी बराबर 5 आएगा, पी 5 आएगा। एक मिनट रुको, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 1, जेड की जगह 2, तो ये हो गया 4 2 6। नीचे 1 4 4, अच्छा ओ रे, ये नीचे हो गया, मैं सीधे जोड़ लिया। ये हो गया 4 4 8 8 और एक 9, 9 का 3 आ गया, और ये 15 आ गया, 15/3, ये 5 आ गया। अच्छा, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी हमारी आर बराबर r² माइनस p² का अंडर रूट, वो 0 आ गया। तो वृत्त जो है वो 0 त्रिज्या वाला वृत्त बना है, आर बराबर 0 वाला बना है। तो ये हो गया तरीका त्रिज्या निकालने का। तो पी कुछ और आ जाता तो कुछ और निकल जाती, तरीका यही रहेगा। तरीका ये रहेगा, ये हो गया पहला स्टेप, क्या निकालना, वृत्त की त्रिज्या निकालना। अब अगला काम है केंद्र निकालना। केंद्र निकालने के लिए हम इस रेखा का समीकरण निकालेंगे, इस रेखा का डॉट 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 डॉट, इसका समीकरण निकालेंगे। जब हम इसका समीकरण निकालेंगे तो इस ये समतल है, समतल के लंब है, तो समतल के जो दिक् अनुपात है वो हमें काम आ जाएंगे। रेखा उसको यूज करेगी, 2 1 2 2, और जिससे जाती है वो है केंद्र। तो इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का नाम चाहे ए बी रख लो, ए बी का समीकरण जिस बिंदु से जाती है वो है केंद्र, गोले का केंद्र, x-0 y-1 z-2। ये लो, ये रेखा का समीकरण आ गया। अब इस रेखा और इस समतल का प्रतिच्छेदन निकालना है। प्रतिच्छेदन मतलब वो बिंदु निकालना है जो दोनों पे कॉमन है, और वो जो दोनों पे कॉमन है वही बिंदु तो वृत्त का केंद्र है, वही तो वृत्त का केंद्र है। अब बात है कि इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाला बिंदु कैसे निकलेगा, निकलेगा कैसे, ये चुनौती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना
इसके बराबर में लैम्डा रखा रेखा के, और एक्स वाई जेड का मान यहां से निकाला लैम्डा के पदों में। एक्स बराबर लैम्डा, वाई बराबर 2 लैम्डा प्लस 1। इसे कहते हैं प्राचालिक रूप। हमने इसे प्राचालिक रूप में मतलब लैम्डा के रूप में व्यक्त कर लिया। ये आ गया। ये बिंदु हमेशा रेखा पर होगा। अब हमें देखना है कि ये जब रेखा पे होगा तो जब समतल पे भी तो एक बिंदु होगा, उस समय लैम्डा क्या होगा। ले जाओ और समतल में रख दो इसको, इसे समतल के हवाले कर दो। याद रखिए, लैम्डा के हर मान के लिए, लैम्डा का मान चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा रेखा पर होगा। लैम्डा के हर मान के लिए ये रेखा पर होगा, लेकिन हमें जानना है कि जब ये समतल पे भी होगा उस समय लैम्डा कितना होगा। अभी लैम्डा बराबर 1 रखूंगा, जो भी बनेगा रेखा पे होगा। लैम्डा 2 रखूं, रेखा पे होगा। 3 रखूं, रेखा। तो ये तो लैम्डा के हर मान के लिए रेखा पर है, लेकिन उस समय लैम्डा का मान क्या होगा जब ये समतल पे होगा। हमें वो लैम्डा चाहिए ताकि वो बिंदु निकल सके। अब आ जाओ, दोनों में संतुष्ट करवाते हैं इसको। एक्स की जगह ये मान रख दिया और पता करते हैं कि वो लैम्डा क्या होगा जब ये बिंदु समतल पे भी होगा। ये हो गया 4 4 8 और एक 9 लैम्डा। 4 और एक 6 है ना, 6 गए तो 15 बराबर 0। लैम्डा बराबर 5/3। ठीक है, अब लैम्डा का मान वापस दे दो और बिंदु निकाल लो। लैम्डा का मान रखने पर 5/3, ये 10/3 तो 13/3, और 10 10/3 6 16/3। 5/3 13/3 16/3। त्रिज्या 0 5 13 16/3। ये सी हो गया। अच्छा, ए बी के समीकरण। ए बी के समीकरण, किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है वो ये होता है, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। x1 y1 z1 वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। x1 y1 z1 ये वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। एक बिंदु चाहिए जिससे रेखा गुजरती है, कोई भी। रेखा पे अनंत बिंदु है, कोई भी एक बिंदु हमें मिल जाए। साथ उस रेखा के दिक् अनुपात, ए बी सी। दिक् अनुपात मतलब दिशा बताने वाले अनुपात। तो समतल का जो समीकरण है, समतल के समीकरण में जो आगे के गुणांक होते हैं, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, ये दिक् अनुपात होते हैं। किसके? अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। नॉर्मल के, जो प्लेन होता है उसका जो नॉर्मल होता है, यानी जो अभिलंब होता है, मतलब समतल पे जो लंब रेखा होती है उसके दिक् अनुपात होते हैं। और ये रेखा लंबवती तो है, तो ये इसके दिक् अनुपात हुए, तो ये इसके काम आ जाएंगे। तो 1 2 2, मतलब ये समझो कि सामान इसका था, पड़ा उसके घर पे था। सामान तो इसका था, रखा उसके घर पे था, तो जाएगा तब ले आएगा। तो ये जो 1 2 2 है, ये समतल के अंदर, समतल के समीकरण में जो एक्स वाई जेड के गुणांक है, ये किसी और के हैं। मतलब इस पे जो लंब रेखा है उसके दिक् अनुपात है। तो आज लंब रेखा आ गई लेने के लिए, उसको दे दिए और ये समीकरण बन गया। और फिर दोनों का प्रतिच्छेद निकाला। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है? वो बिंदु निकालना जो कॉमन है ना। दोनों समीकरण को हल करना, एक्स वाई जेड का मान निकालना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रिक अपनाई कि इस समीकरण को बराबर में लैम्डा रखा। इसे कहते हैं रेखा का प्राचालिक रूप। अब हर लैम्डा के लिए ये रेखा पर बिंदु बनेगा, हर लैम्डा के लिए। लेकिन हमें तो ये वाला बिंदु चाहिए, ये वाला। और इस बिंदु के लिए भी कुछ ना कुछ तो लैम्डा होगा, तो पता कर लेते हैं। इस बिंदु को ले जाके समतल में रखा और पता कर लिया कि वो लैम्डा कौन है। तो लैम्डा आया 5/3, यानी लैम्डा का मान जब 5/3 होगा तो ये बिंदु समतल पे होगा, यानी वो बिंदु कॉमन पॉइंट होगा। तो लैम्डा का मान रखा और आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब समझ में आ गई? अब समझ में आई? हम्म, क्या कहते हो? ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं। अब इसे खुद करो, इसे आप लोग करो।
लेंथ तो है ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। वर्त का समीकरण, वर्त की त्रिज्या, ये पसंद है पेपर के लिहाज से, ये अच्छी चीज है। लेंथी तो है, शायद पेपर में हो सकता है खाली त्रिज्या पूछ ले या खाली केंद्र पूछ ले, दो काम ना करवाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सर मैं ज्यादा निकलवा रहा हूँ, पेपर कम निकलवाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुराने वाले लेक्चर देखते रहो भाई, पुराने वाले देखते रहो, पुराने वाले देखते रहो, पुराने लेक्चर साथ में देखते रहो, है ना। आलस करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, मेहनत करो तो फिर पूरी करो। यहाँ 99%, 9% भी पर्याप्त नहीं होता, है ना। जैसे होता है ना, कट ऑफ अगर मान लो 243 गई है तो 243 ही चाहिए, फिर 243, 242.99 भी काम नहीं करेगा। तो चीजें पूरी मेहनत से करो। अब वो चीजें, अगर वो 3D वाले जो पुराने वाले लेक्चर है, अगर वो लोग आप लोगों ने देखे होते और आज आप यहाँ होते, फिर यहाँ होते, तो क्या कमाल होता। सोच के देखो क्या कमाल होता, अगर वो लेक्चर आप वहां देख के आते, फिर आप यहाँ आते, है ना। सोचो क्या होता, क्या कमाल होता। लेकिन आप सीधा यहाँ से ही है, वहां नहीं आए, वहां नहीं गए, मतलब हाँ देख लेंगे देख लेंगे, यूं चला रहे हो आप लोग। अब बेईमानी कर रहे हो आप लोग। और अगर आप जिस दिन भी आप ऐसा करके आते हैं, उस दिन देखिए क्या मजा होता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ से u का मान आ गया 0, v का मान हो गया -1, w का मान हो गया -2, d का मान हो गया -11, केंद्र हो गया 0, 1, 2, त्रिज्या हो गई कैपिटल R हो गई, u स्क्वायर v स्क्वायर 4, 11, 11 और 4 15, 16, 16 का 4।
केंद्र से डाला गया लंब P हो जाएगा समीकरण में मान रखने पर, ये हो जाएगा 0 + 2 + 4 - 15 बट्टे 4 4 8 और 1 9 9 का 3 6 3 P3 आ गया, R बराबर आ गया। कितना लंबा है बताओ? लंबा सिर्फ इसलिए है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, है ना। लंबाई फर्स्ट टाइम की ज्यादा होती है, जब आप पहली बार करते हैं इसलिए लंबाई होती है। जब प्रैक्टिस में आने लग जाएगा तो कौन यू लिखेगा कौन वी लिखेगा, लिखते हैं यू वी सिर्फ पहली बार वाला लिखता है। पहली बार वाला बेचारा लिखता है 2U बराबर ये, 2V बराबर ये, 2W बराबर वाला नहीं। सेकंड टाइम और थर्ड टाइम वाला यू वी डब्ल्यू नहीं लिखा था, सीधा एक केंद्र लिखा है, ठक दे एक केंद्र, आ त्रिज्या, ओ पी और ओ स्मॉल आर, 4 कमानी उत्तर तैयार। समझे फर्क? ये यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अंतर है। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम में जो डिफरेंस आता है ना वो यही होता है। फर्स्ट टाइम वाला बेचारा धीरे धीरे चलता है क्योंकि वो उसे कुछ बात पता है, कुछ डाउट है, अधूरा अधूरा सा है, इस वजह से वो धीरे 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 पेन चलाता है। तो उसको जितना भी लंबा सवाल होता है वो उससे कई गुना ज्यादा लंबा नजर आता है। लेकिन वही अगर आप दूसरी या तीसरी बार करते हैं तो आपका काम आसान इसलिए हो जाता है कि अब सब कुछ आपको पता है सवाल कैसे चलने वाला है, तो आप वो चीजें फटाफट करते हो। आप समीकरण से सीधा केंद्र निकालते हो, सीधी त्रिज्या निकालते हो, सीधा पी का मान निकालते हो। चित्र तो आपके दिमाग में चल रहा है, चित्र आप बनाते ही नहीं हो। चित्र कौन बनाती? चित्र वही बनाएगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। सेकंड टाइम वाला चित्र बनाएगा या थर्ड टाइम वाला चित्र बनाएगा? बोला ना, कोई चित्र नहीं, चित्र तो यहाँ है। यहाँ तो सिर्फ वो मिनिमम चीजें लिखूंगा वो उतना होगा। ये फर्क है। समझ रहे हो इस बात को कि ये फर्क कितना बड़ा है? मैं क्यों कहता हूँ कि तीसरी बार में स्पीड बढ़ती है? मैं क्यों कहता हूँ, अब लोगों को पहली बार में स्पीड चाहिए। बोला स्पीड है, सवाल तो आ रहे हो को नहीं, स्पीड और चाहिए। सवाल तो निकल रहे हो को नहीं, फिर स्पीड को कर सकोगे मतलब? आप पता है, ये वो आदमी है जिसको बाइक चलानी नहीं आती और वो कह रहा है बताओ बाइक तेज कैसे चलाते हैं। तो बाइक चलानी तो सीख भाई, तेज चलाने की बात बाद में शुरू होती है। तो कहानी ये वाली है। तो फर्स्ट टाइम सवाल नहीं निकल रहा, स्पीड चाहिए। स्पीड अपने आप आ जाएगी जब सवाल निकलने लग जाएंगे, स्पीड आने लग जाएगी। अब ये देखो, ये जितने स्टेप मैंने किए हैं, शायद अगर मैं भी कॉपी में कर रहा होता, खुद से कर रहा होता, समझा नहीं रहा होता, तो मैं ये स्टेप भी नहीं करता, हकीकत में नहीं कर रहा होता। मैं सीधा ही पी निकल रहा होता, मेरा डायरेक्ट ही पी आ रहा होता और स्मॉल आ रहा होता। और आया भी होगा आप में से कई जनों का। आप में से जो भी अभी दूसरी या तीसरी बार कर रहा है वो ये चीजें नहीं कर रहा होगा, वो इतनी एक एक लाइन टू लाइन नहीं लिख रहा होगा। वो सीधा आर, सीधा पी, सीधा स्मॉल आर, बस इतने में उत्तर आ रहा होगा। ऐसे ही समीकरण, ये केंद्र, तो ये हो गया x-0, y-1, z-2। ये रहा गोले के केंद्र से जाने वाली रेखा और समतल के लंबवत, 1 2 2 बराबर लैम्डा, x बराबर लैम्डा, y बराबर 2 लैम्डा, z बराबर 2 लैम्डा प्लस 2। और पता जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम निकाल रहा है ना, वो प्रतिशत बिंदु भी नहीं निकालेगा क्योंकि घोड़ों की तरह। फिर वो सोचे निकालू क्यों, क्यों निकालू? अगर वृत्त का केंद्र है तो समतल पे भी होगा। फिर दिमाग घूम, फिर दिमाग चलने लग गया ना, दिमाग दौड़ने लग गया। फिर वो लाइन पकड़ के ना, लकीर का फकीर नहीं रहा। फिर वो लकीर का फकीर नहीं रहा कि सर ने बताया ऐसे निकालना है। फिर उसका दिमाग घोड़े की तरफ दौड़ रहा है। यार बिंदु वृत्त का केंद्र होगा तो समतल पे ही ना, वृत्त का केंद्र होगा तो समतल पे, समतल से संतुष्ट करा लो। √7 तो मिल ही गया, तो ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। अब समतल से संतुष्ट करवा लो, जो संतुष्ट करेगा वही आंसर होगा, जो संतुष्ट करेगा वही आंसर होगा। वो ये करेगा, ये संतुष्ट नहीं कर रहा, इसको ले जाके समतल में रखो, नहीं कर रहा, ये नहीं है, कट, ये आंसर हो गया। तो ये होता है, ये चीजें मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे होती है। सुने,
हाँ ये हो जाता है। अब अगली बार सेकंड टाइम थर्ड टाइम में यही तो होता है, आपके दिमाग खुल जाता है। दिमाग खुल जाता है तो आप सवाल को यूं और यूं आड़े हाथ लेने लग जाते हैं, इधर से करके देखूं या यूं करके देखूं, ये ट्राई कर। फिर आप बंधे हुए नहीं रहते कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसके अलावा भी दिमाग ओपन हो गया है, तो और चीजें भी आपके दिमाग में आने लग जाती है जो लाइन से परे है। आ गया ना यहाँ पे आंसर? आ गया ना? आधा सवाल ऐसे किया, आधा ऑप्शन से किया, निकल गया। लेकिन ये बात कब समझ में आती है? क्या पहली बार में समझ में आती है? नहीं, इसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, फिर आपके अक्ल आने लगती है कि भाई इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये फिर खुलता चला जाता है और इससे फिर स्पीड आती है। और नहीं तो तब तक आप मैन तरीका ही अपनाना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। जब तक दिमाग नहीं खुलेगा तब तक मैन तरीका चलेगा। मान रखो समीकरण में लैम्डा प्लस दो, दो लैम्डा प्लस एक, दो लैम्डा प्लस दो, ये 15, चार चार आठ और एक नौ लैम्डा, चार दो छः, ये नौ लैम्डा बराबर एक। लैम्डा का मान एक यहाँ रख दिया तो ये आ गया एक तीन पाँच, एक तीन चार, ये चार, एक तीन चार, वो आंसर हो गया। ट्रिक्स नहीं होती, कोई ट्रिक्स नहीं होती। दिमाग बढ़ जाता है, वो अपने आप चीजें सोचने लग जाता है और चीजों में से काम की चीजें निकालनी शुरू कर देता है, गैर जरूरी चीजें हटाने लग जाता है, काम की चीजें निकालने लग जाता है। मतलब कैसे कैसे काम करता है समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे दिमाग भागने लग जाता है घोड़ों की तरह, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये छोटा रहेगा। खुला हुआ दिमाग है ना, ओपन माइंड है। अब ओपन माइंड तो कमाल दिखाएगा ही, फिर वो कमाल दिखाता है। और लोगों को क्या लगता है? लोगों को ये लगता है कि कोई शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हो, इसके पास कोई शॉर्ट ट्रिक है, जबकि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। मुझे याद है शकुंतला देवी वाला एग्जाम्पल। शकुंतला देवी जो थी वो जो कैलकुलेशन करती थी, शकुंतला देवी जो कैलकुलेशन करती थी 20 डिजिट को 20 डिजिट से जब वो गुणा करती थी, तो लोगों को लगता था कि कोई शॉर्ट ट्रिक है इसके पास, कोई ट्रिक है जिससे ये गुणा करती है। जबकि उन्होंने बाकायदा कहा था कि जो गुणा मैं करती हूँ वो नॉर्मल गुणा ही होती है जो आप लोग करते हैं। बस मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ कि वो बहुत तेजी से हो रहा है। वो इतनी तेजी से हो रहा है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। अब लोगों को क्या लगता था कि इतनी बड़ी गुणा कर रही है, मतलब इनके पास कोई ट्रिक है, कोई चीज है, कोई ट्रिक है जिससे ये कर रही है और हमें नहीं बता रही। जबकि वो बार बार कहते कहते थक गई कि मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मैं वो नॉर्मली गुणा करती हूँ जो आप लोग करते हैं। बस मैं इतनी तेजी से करती हूँ कि आपको जादू लगता है ना। यकीन नहीं होता, ये जादू लगता है। वो जादू तभी लगता है जब आप प्रैक्टिस इतनी बार कर लेते हैं कि लोगों को जादू दिखने। जादू क्या है? प्रैक्टिस ही तो है। आपकी इतनी बार प्रैक्टिस हो जाती है चीजों की कि लोगों को लगता है कि ये तो जादू है, जबकि जादू नाम की वो चीज नहीं है। वृत्त और बिंदु 0 0 से जाने वाले गोले का समीकरण क्या होगा? अच्छा ठीक है। इस वृत्त और इस गोले, ये रहा वृत्त, इस वृत्त और 0 0 से जाने वाले गोले का समीकरण क्या होगा? हमें कल याद है कि वृत्त से जाने वाले गोले का समीकरण होता है एस प्लस लैम्डा पी बराबर 0। एस प्लस लैम्डा पी बराबर 0। अगर एक गोला और एक समतल काटते हैं, उससे जो वृत्त बनता है, उस वृत्त से जाने वाले गोले का समीकरण एस प्लस लैम्डा पी होता है। याद है? याद है? दोबारा से याद करो, क्या बताया था कि एक गोला है, एक समतल है, गोला और समतल ने काटा, वृत्त बनाया। उस वृत्त से जाने वाले गोले, उस वृत्त को सम्माहित करने वाले गोले, या उस वृत्त के जो बिंदु है उन बिंदुओं से गुजरने वाला गोला, एक तो ये खुद ही है, एक तो ये भैया खुद है एस, और एक और भी बहुत से अनंत गोले हो सकते हैं। लेकिन हमें कौन सा गोला चाहिए? हमें वो गोला चाहिए जो आगे जाके 0 0 से गुजरता हो। बस लैम्डा का मान निकालने के लिए शर्त हो गई। एस का समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू पी का मान। पी का मान है एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड माइनस 4 बराबर 0। अब 0 0 इसमें रख दो। ये कह रहा है कि 0 0 से गुजरता है तो गुजार दो, गुजरता है तो गुजार दो।
x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, 0 एंड 0 एंड 0, -4 लैम्डा बराबर 1 और लैम्डा बराबर आ गया -1/4 और ये लैम्डा का मान रख दो। ये कट जाएगा, -x -2y -3z। सही है। पता लोग कभी भी नहीं मानेंगे कि जादू नहीं होता, क्योंकि लोग अगर मानते हैं कि जादू नहीं होता तो उन्हें फिर मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो ये मानते हैं कि जादू होता है, इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो कोई उसको दे देगा और देते ही वो चीज उन्हें आने लग जाएगी। समझ रहे कि हम भी बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बड़े कंफर्ट फेवरेट फाउंड टाइप के लोग होते हैं। हम लोग जादू पे ज्यादा विश्वास इसलिए करते हैं कि जादू मानने से हमें फायदा ये होगा कि उसके पास कुछ गोपनीय चीज है, उसके पास कुछ जादू है, ऐसा कुछ है जो वो दुनिया से छुपा रहा है। ऐसा मानना ज्यादा आसान है। क्यों? ऐसा मानने से क्या होगा कि उसके पास कोई चाबी है, वो दे देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा। लेकिन मैं अगर मानूं कि जादू नहीं है, उसने जो कुछ भी अर्जित किया है वो प्रैक्टिस से अर्जित किया है, तो इसका मतलब मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर उतनी। तो ये चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल टाइप की है, ये बहुत अनकंफर्टेबल टाइप की है। तो जैसे मैं भी शकुंतला देवी वाला एग्जाम्पल बता रहा था, उसका कारण यही है कि लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ जादू है, कुछ ट्रिक है, जबकि आपको भी पता है ट्रिक नहीं है, ये सारा प्रैक्टिस है, बहुत लंबी प्रैक्टिस है जिससे ये सब कुछ उन्हें मिला होगा। तो ये हम अगर हमें करना है, हमें वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं कि इससे बेहतर है कि ये एक्सेप्ट मत करो कि इसने मेहनत से ये सब कुछ अर्जित किया है, विश्वास ये करो कि कोई जादू इसके पास है, ये कोई जादू लेके घूम रही है, कोई ट्रिक है इसके पास जो दुनिया को बता नहीं रही है, छुपा के लिख रही है, कोई चीजें बताना नहीं चाहती। हम बार बार इसका खंडन करते रहते हैं कि मेहनत है, मेहनत है, मेहनत का खंडन करते रहते हैं जादू से, गोपनीयता से, कि कुछ जादू है, कुछ ऐसा है जो छुपा रही है, जो ये बताना नहीं चाहती, ताकि सार्वजनिक ना हो जाए। क्योंकि इसके विपक्ष में कौन खड़ा है? कठोर मेहनत, है ना। तो कोई लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं, हम क्या करते हैं कि ना, जब कोई सिलेक्ट हो जाता है हम सोचते हैं कि हाँ कोई जुगाड़ करियो, वो कोई चालाकी करी है, वो कोई खेल खेल लियो है, वो कोई इया करियो। आप अब इस चीज को एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान है, बजाय इसको एक्सेप्ट करना कि वो मेहनत करी है। वो एक्सेप्ट करना थोड़ा दूर है। तो ये एक्सेप्ट करा कि वो कुछ जुगाड़ करे, है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से, इसी के साथ आज विराम लेते हैं क्लास का। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आप लोगों से, डिस्कशन क्लास में फिर चर्चाएं करेंगे। और भाई लगे ना, हमें विश्वास ही हुआ है कि भाई जुगाड़ करियो से, वो सरल काम है, वो बड़ो शांतिपूर्ण है। मन अब वो मेहनत कर लग गयो है तो मन भी मेहनत करनी पड़सी, और बत्ती भी से ज्यादा भी मेहनत करनी पड़सी, क्योंकि शायद वो ई मेहनत से लग गयो है तो मन इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़सी। और इस अच्छो काम है कि मैं इं मान लू कि वो बेईमानी से लग गयो है, वो जुगाड़ करके लग गयो है। मेरे मन में शांति आ जी कि मैं जुगाड़ी आदमी हूँ, को नहीं मैं जुगाड़ करूंगा, ई खातिर में कौन लग गयो। कितो शांति है, देखो कितो मानने में कितो आरामदायक है। फील करके देखो कितना आराम आता है कि वो जुगाड़ करके लग गए और मैं जुगाड़ कर कौन सकूं, ई खातर में कौन लग गई। और एक के बजाय अगर वो एक्सेप्ट करा तो कि ये मेहनत करके लगा है और मैं इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूं इसलिए नहीं लगाऊं, कितना बुरा लगता है, गिल्टी फील होता है। कल बात करेंगे, कल की क्लास अगर होगी शेड्यूल कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास होगी।
मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास होगी, चांसेस पूरे, क्योंकि मुझे ट्यूसडे को जाना पड़ेगा, अवकाश लेना पड़ेगा, तो ट्यूसडे वाली जगह गैप ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि हम एक क्लास ले लेते हैं। और नहीं, अगर बाई चांस कल भी कोई काम हो गया, क्योंकि कल संडे है और संडे पे कुछ भी हो जाता है घर में, क्योंकि लोग आते रहते हैं, क्योंकि लोगों को भी लगता है कि संडे का दिन है, फ्री है, तो क्लासेस व्लासेस नहीं हो रही होगी, तो संडे को दिन कोई ऐप जो परिचित लोग हैं वो अचानक से आ भी जाते हैं, तो मुश्किल हो जाती है फिर क्लास उनको छोड़कर क्लास लेना। तो अगर बाई चांस ना भी हुई तो चिंता ना करिए, नेक्स्ट संडे आ रहा है, नेक्स्ट संडे बुक कर लेंगे, या बीच में कोई एक्स्ट्रा क्लासेस और निकाल के डबल ट्रिपल करके वैसे कवर कर लेंगे। ठीक है ना, देखते हैं जैसी सुविधा होगी, जैसा मुझे जिस समय मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। आप तैयार, आपको क्या टेंशन है यार, कहाँ आपको यहाँ कोई कोचिंग तो आना नहीं है, पता चल जाएगा, है ना, मैसेज आएगा, पता लग जाएगा, आ जाना, क्लास ले लेना, और ना इच्छा हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, बात खत्म। आप क्यों टेंशन ले रहे, टेंशन तो मुझे होनी चाहिए कि मुझे क्लास लेनी है, आप लोग तो कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं शाम को रात वाली क्लास में। ठीक है।